अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, कुछ फिल्मों के बिजनेस के हवाले से बताएंगे। दो फिल्मों का आपस में जो कंपटीशन पड़ा था उसके हवाले से हदायतकार जो हैं एक फिल्म के शुरू में कह रहे थे कि कोई बात नहीं, दो फिल्में एक साथ रिलीज़ हुई हैं तो क्या हो गया, लेकिन अब वो उसके ऊपर पछता भी रहे हैं और अपने फैसले के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। इसके ऊपर बात करेंगे। फिल्म के बिजनेस के हवाले से अगर बात की जाए तो एक फिल्म जिसने जो बनी 235 या 250 करोड़ में, उसका जो बिजनेस है वो सिर्फ 68 करोड़ हुआ। वो क्या था उसके हवाले से बात करेंगे। दिलीप कुमार साहब को कॉल की मधुबाला ने उनकी शादी के बाद, क्या कहा था उसके हवाले से बात करेंगे। SRK यानी शाहरुख खान के हवाले से एक बड़े मायानाज सिंगर जिन्होंने उनके लिए बहुत ज़्यादा गाने गाए हैं, उन्होंने क्या बात की है कि वो ह्यूमन बींग ही नहीं है। वो शाहरुख खान के हवाले से उन्होंने SRK के हवाले से क्या बात की है वो भी आपको बताएंगे। और एक फिल्म जो एक और वहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है उसके हवाले से भी बात करेंगे। और एक आध टॉपिक पे और भी बात करेंगे। एक हीरो के हवाले से बात करेंगे जो फिल्म के हिट होने के बावजूद परेशान है कि अगली फिल्म लेने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा तगो-दो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसके हवाले से भी बात करेंगे। फिल्म जिसने 1000 करोड़ का एक बिजनेस किया, करने के करीब है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम दिलीप कुमार साहब से, सीनियर से। दिलीप कुमार साहब की और मधुबाला की लव स्टोरी जो है वो किसको पता नहीं है। दोनों की शादी जो थी वो होते होते रह गई। उसके हवाले से क्या क्या वजूहात हुई थी वो सब आपको पता है कि मधुबाला के जो वालिद थे उन्होंने बीच में पख डाली। वो कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट चाहते थे दिलीप कुमार से कि वो जो दिलीप कुमार साहब साइन नहीं कर सकते थे। वो अपने करियर को महदूद नहीं करना चाहते थे किसी हद तक कि वो सिर्फ उनकी फिल्मों में काम करे, जिसकी वजह से शादी जो थी वो पोस्टपोन होगी। ये भी एक रीज़न थी, बाकी रीजंस में ये भी एक रीज़न थी। लेकिन मधुबाला ने शादी कर ली फिर 1960 में उस वक्त के गुलकार किशोर कुमार से, जो कि मशहूर तरीन गुलकार, बड़े वहाँ के लेजेंड हैं। और उसके बाद 1966 में या 65 में जब भी सायरा बानो की शादी हुई दिलीप कुमार साहब से, और जैसी शादी हुई तो उसके बाद मधुबाला का मैसेज आया कि मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ, मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ। तो सायरा बानो साहिबा को भी उन्होंने बता दिया दिलीप कुमार साहब ने कि मुझे मिलना चाहती है। तो उन्होंने कहा तुम्हें ज़रूर मिलना चाहिए, आपको ज़रूर मिलना चाहिए उनसे कि वो क्या है। तो बाद में वो उनसे मुलाकात भी हुई थी और उन्होंने एक पैगाम लिखा रिटर्न फॉर्म में। उसमें लिखा कि हमारे शहज़ादे को अपनी एक शहज़ादी मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ। तो लेकिन दिलीप कुमार साहब फिर अपनी इस हवाले से लिखते हैं बायोग्राफी में कि उस वक्त उनकी जो सेहत थी वो कोई बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी, वो बड़ी कमज़ोर हो चुकी थी। और 1960 में जब शादी हुई तो 69 में 36 साल की एज में फिर उनकी डेथ भी हो गई थी। तो ये एक मशहूर वाक़या था। ये जो मुआशका था, ये जो इश्क था, मोहब्बत थी, ये परवान चढ़ा था तराना फिल्म की शूटिंग के दौरान, और ये अपने इख्तिताम को पहुंचा मशहूर ज़माना फिल्म मुग़ल आज़म के दौरान। मुग़ल आज़म में ये टॉकिंग टर्म में नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद जो स्क्रीन के ऊपर आपको केमिस्ट्री, मोहब्बत के वो सीन जो नज़र आते हैं, कहीं पे भी आपको फील नहीं होता कि इन दोनों के दरमियान आपस में बोलचाल नहीं है। ये होता है एक अच्छे अदाकारों की निशानी जो है वो इस किस्म की, कि स्क्रीन के ऊपर आप अपना 100% देते हैं। और देखने वाला जो है वो इतना मशहूर हुआ, इतनी ज़बरदस्त फिल्म बनी जिसने आज तक रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं, और जिसकी जोड़ी जो है वो आज तक डंका बजता है उस जोड़ी का। लेकिन वो फिल्म उस वक्त बनी जब इनके आपस में बोलचाल भी बंद हो चुकी थी। तो ये था दिलीप कुमार साहब के हवाले से। आगे आते हैं, एक फिल्म आई अजय देवगन को, वहाँ की कोई जॉनरा ऐसा नहीं है जिसकी उन्होंने फिल्में नहीं की। एक्शन, हॉरर, थ्रिल, ड्रामा, कॉमेडी, ये अजय देवगन को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हर किस्म की फिल्मों में काम करके अपनी वर्सटैलिटी जो है वो इस्टेब्लिश की। तो क्या सिंघम, क्या सन ऑफ सरदार, क्या और फिल्में जो इनकी जो उस साइड पे हैं। फिर इस टाइम पे आने वाली शैतान, भोला और औरों में कहाँ दम था, और उससे पहले जो उन्होंने ड्रामा वाली फिल्में, ड्रामा टाइप की, वो भी। लेकिन एक जो उन्हें सबसे ज़्यादा इस ईद पे जो इस साल गुजरी 2024 में, उनकी डेड फ्लॉप फिल्म कह सकते हैं वो थी यानी फिल्म मैदान फिल्म जब बन रही थी तो उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोगों को उम्मीदें थी कि ये फिल्म जो है अच्छा बिजनेस करेगी। इसके साथ ही अक्षय कुमार की फिल्म ईद वाले दिन उसी दिन ही रिलीज़ हुई थी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। लेकिन इत्फाक देखेंगे दोनों का जॉनरा अलग अलग था, लेकिन दोनों फिल्में फ्लॉप गई, दोनों फिल्में बिजनेस नहीं कर सकी। मैदान फिल्म जो थी वो कहा जाता है कि एक जगह रिपोर्ट हुआ है 235 करोड़ में बनी थी, एक जगह रिपोर्ट हुआ कि वो 250 करोड़ में बनी थी, यानी 250 करोड़ में। लेकिन इस फिल्म का जो बिजनेस था वो टोटल 68 करोड़ हुआ, यानी 50% ऑफ द बजट भी ये उसको अचीव नहीं कर सकी।
तो मैदान के हवाले से पहले दिन का बिजनेस जो था वो 28 करोड़ का था, दूसरे दिन का एकदम से डिप आया और वो 10 करोड़ पे चला गया। उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया कि इसने 80 लाख का बिजनेस किया, लेकिन वीकेंड के ऊपर इसने 1.65 1 करोड़ इस तरह करके बिजनेस किया। तो टोटल ये जो नंबर था वो 68 करोड़ का ही टच कर सकी। ये थी मैदान फिल्म के हवाले से रिपोर्ट। जहाँ बिजनेस रिपोर्ट की बात हो रही है, पुष्पा 2 को भी जिक्र कर लेते हैं। मुख्तलिफ ज़ुबानों में ये फिल्म रिलीज़ हुई, तेलुगु, मलयालम और हिंदी और पता कन्नाडा और पता कौन कौन सी ज़ुबानें जिसमें ये फिल्म रिलीज़ हुई है। ये फिल्म जो है वो अपने 7 दिन में 700 करोड़ कर चुकी है और हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म जो उसमें कहा जाता है उसको तीसरे नंबर पे जो फिल्म है RRR, उसको ये छूने में सिर्फ 70 करोड़ का फासला बाकी रह गया है और उम्मीद है कि 10 नहीं तो 12 दिन में ये 1000 करोड़ जो है वो बआसानी कर लेगी। ये पुष्पा 2 जो है उसको देखा जा रहा है हर तरफ, लेकिन जहाँ पुष्पा 2 के बिजनेस के डंके बज रहे हैं, हर तरफ जाके उसने नए नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। काफ़ी मामलात के अंदर उसने पुष्पा ने 2 ने रिकॉर्ड कायम किए हैं, काफ़ी फिल्मों को पीछे छोड़ा है और जो टॉप ग्रॉसिंग फिल्म है उसमें पहली 5 फिल्में जो हैं वो दूसरी ज़ुबानों की हैं, हिंदी ज़ुबान की। छठे पे जाके जवान, पठान बिलतरतीब छठे पे और 9वें पे पठान और जवान आती है। तो इस तरीके से ये वहाँ की जो टॉलीवुड और कॉलीवुड जो है वो उसने वहाँ के बॉलीवुड को जो है बहुत पीछे छोड़ दिया। और इस तरह पुष्पा 2 के हवाले से, बिजनेस के हवाले से जहाँ इतनी ज़्यादा तारीफ़ें हो रही हैं, वहाँ पे एक अदाकार ऐसा भी है जिसने इसके ऊपर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि बिज़नेस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अदाकार हैं सिद्धार्थ की फ़िल्म जो थी वो पोस्टपोन हुई, उनकी फिल्म रिलीज़ होनी थी लेकिन पुष्पा 2 की वजह से उसको में पोस्टपोन करना पड़ा, ये रिपोर्ट है। लेकिन सिद्धार्थ का कहना है कि बिजनेस करना और क्वालिटी देना 2 अलग काम है, यानी कि बिजनेस और क्वालिटी में फ़र्क होता है। वो कहते हैं JCB के तहत अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वहाँ पे भी लोगों का हजूम लग जाता है। तो ये पुष्पा 2 अगर लोग देख रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो सारे रिकॉर्ड भी कायम कर ले, लेकिन क्वालिटी वर्क नहीं है, उनके लिए कोई हैरान कुन बात नहीं है। तो अल्लू अर्जुन जो हैं उसमें पुष्पा 2 में उनकी जो अचीवमेंट है वो सिद्धार्थ के नज़दीक कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, या उनकी फ़िल्म, क्योंकि उन्होंने 300 करोड़ शायद इस फिल्म का मुआवजा लिया। तो लेकिन इसके बावजूद भी ये फिल्म अगर कोई बिजनेस कर रही है तो उनके लिए कोई परेशानी या कोई नोटेबल बात नहीं है। सिद्धार्थ ने ये बात की है। अब आते हैं जनाब, आपको याद है कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था अमेजिंग फैक्ट्स में कि भूल भुलैया 1 नवंबर दिवाली वाले दिन भूल भुलैया 3 अनीस बज़मी की और रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन एक साथ रिलीज़ हुई। पहले हफ्ते में सिंघम जो थी वो छाई रही, हमने आपको बताया था। पहले हफ्ते में 173 करोड़ किया सिंघम अगेन ने, जबकि उसके मुकाबले में भूल भुलैया 3 ने जो बिज़नेस किया था तो वो किया था सिर्फ नहीं 158 करोड़। उसके बाद एकदम से वो नीचे आती चली गई और ये ऊपर जाती चली गई। ये दूसरे हफ्ते में जाके इसने 58 किया, वो 47 पे आ गई सिर्फ। और इस तरह करते करते अब हैरान कुन बात यह है कि भूल भुलैया और सिंघम अगेन के बजट में बहुत बड़ा फ़र्क है, उनके अदाकारों में, स्टार कास्ट, उनकी फेस वैल्यू में बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन इसके बावजूद भी जो भूल भुलैया है वो इस टाइम 250 करोड़ को छूने वाली है या छू चुकी है। ओवरऑल अगर पूरी दुनिया में देखें वर्ल्ड वाइड, उसका 22 दिन का बिजनेस जो था 315 करोड़ था, जिसमें 76 करोड़ वर्ल्ड वाइड था। तो ये 250 करोड़ को छूने वाली फिल्म, जबकि जो सिंघम जिसने इतना फ़र्क किया पहले हफ्ते में, कहाँ 173 और कहाँ 158 यानी 158 158 करोड़ और कहाँ 173 173 करोड़। लेकिन अब ये फिल्म जो है वो उससे करोड़ों में आगे निकल चुकी है, 100 करोड़ में तो नहीं, करोड़ों में आगे निकल चुकी है। और बड़ी बात है कि एक 150 करोड़ में बनने वाली, बजट में बनने वाली फिल्म थी भूल भुलैया 3, उसने 350 करोड़ की बनने वाली फिल्म, जिसमें करीना कपूर, जिसमें अक्षय कुमार, जिसमें अजय देवगन, रणवीर सिंह सारे मौजूद हैं, इसके बावजूद भी उसको पीछे छोड़ा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जनाब उसकी। और उस वक्त आमिर खान को का जब इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अनीस बज़मी को कहा था, जो कि डायरेक्टर हैं भूल भुलैया 3 के, कि आपकी ये फिल्म चलेगी, आप फिक्र न करें। उस वक्त उन्होंने कहा था मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फिल्म मेरे मुकाबले में आ रही है, जोनरा मुख्तलिफ है, तो मेरी फिल्म भी कमाएगी। लेकिन अब जब इस फिल्म को लगे हुए लगभग 1 महीना और क्या लेंगे 40 दिन हो गए, 40-41 दिन हो गए इस फिल्म को लगे हुए, तो
तो अब उनको अनीस बज़मी को थोड़ा सा पछतावा है, थोड़ा सा उन्होंने कहा कि अफसोस है कि हमें ये फिल्म को क्लैश नहीं करना चाहिए था, हमारी फिल्म रिलीज़ एक साथ नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से दोनों फिल्मों को नुकसान पहुंचा है कि जितना बिजनेस अभी भूल भुलैया 3 ने किया, इससे डबल बिजनेस भूल भुलैया 3 कर सकती थी, और जितना बिजनेस सिंघम अगेन ने किया, इतना इससे डबल बिजनेस सिंघम कर सकती थी अगर ये क्लैश ना आता। लेकिन अनीस बज़मी साहब इस चीज़ को नहीं मानने के लिए तैयार कि गलती उनकी है। जब भी पाकिस्तान के अंदर भी फिल्में रिलीज़ होती हैं, आपने देखा होगा ईद वाले दिन 5-5 फिल्में आती हैं, कोई बंदा अपनी फिल्म विड्रॉ करने के लिए तैयार नहीं होता, ये ज़रूर कहता है कि मेरी फिल्म लग जाए, दूसरे की ना लगे। यही काम किया अनीस बज़मी ने। अभी भी उन्होंने कहा कि हमने ये फिल्म मार्च में शुरू की, नवंबर में इसको ख़त्म किया, बिल्कुल आखिर में अक्टूबर में मशीनें काम करना छोड़ गई थी, लेकिन हम 48 घंटे काम करते थे और हमें डे 1 से पता था कि हमने पहले दिन से ये तारीख दे दी थी कि 1 नवंबर को ये फिल्म आएगी। तो उनके कहने का मतलब है कि हमारी फिल्म का शूटर भी ऐसा था, हमने पहले से अनाउंस भी किया हुआ था, तो अगर रुकना था, किसी ने पीछे हटना था, वो हटना चाहिए था रोहित शेट्टी को, वो हटना चाहिए था उसके प्रोड्यूसर को सिंघम अगेन के, कि वो अपनी फिल्म इस डेट के ऊपर रिलीज़ ना करते। लेकिन बहरहाल ये एक चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। अब अनीस बज़मी साहब इस चीज़ को अगर डिस्कस कर रहे हैं और डिस्कशन में लेके आ रहे हैं तो इसका क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन भूल भुलैया 3 के जो कार्तिक आर्यन हैं, जिन्होंने चंदू चैंपियन में काम किया, वो चंदू चैंपियन वाला काम भी उनकी बातों से लगता है कि उनके करियर में हो रहा है, यानी उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ रही है, उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ रही है। उन्हें हिट फिल्में देने के बावजूद भी वो इनसिक्योर हैं। वो कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री की सपोर्ट नहीं है मेरे पास, मुझे अगली फिल्म, एक फिल्म हिट होने के बावजूद मुझे अगली फिल्म के लिए तगो-दो करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी लेने के लिए। कोई मेरा काम उसने रिकग्नाइज नहीं करता, यहाँ पे कोई किसी का काम नहीं आता। इंडस्ट्री की तरफ से किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है, कार्तिक आर्यन सब कहते हैं। और ये चंदू चैंपियन वाला जो बंदा है, उसको मेरे ख्याल में ओरिजिनल चंदू चैंपियन ही बनना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से उसने अपना एक माइलस्टोन हासिल किया था, एक बड़ा अचीवमेंट की थी मंजिल की तरफ पहुंचने के लिए, इसी तरह लगता कुछ ऐसे है कि उन्हें अपने करियर के लिए भी चंदू चैंपियन बनना पड़ेगा। इनकी बातों से कुछ इस किस्म की बातें पता चल रहा है कि वो शायद खुश नहीं है। आखिर में टॉपिक सबसे अहम, अभिजीत जी जिन्होंने गाने गाए, तौबा तुम्हारे ये इशारे, किसे याद नहीं है, चलते चलते फिल्म, और प्यार हमको भी है प्यार तुमको भी, सारे गाने उन्हीं के थे। एक और गाना भी बड़ा मशहूर था, दुनिया के 100 रंग, नहीं वो पता नहीं, ये शायद चलते चलते का जो अभिजीत जी के गाने थे वो बहुत हिट हुए थे। उससे पहले बादशाह फिल्म के लिए भी उन्होंने एसआर के लिए गाने गाए, शाहरुख खान के लिए। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने अपनी आवाज़ शाहरुख खान को देने से इनकार कर दिया, और उसकी वजह क्या थी कि उन्होंने कहा कि एक्नॉलेजमेंट नहीं थी, एक्नॉलेज नहीं किया जाता था। फिल्म हिट हुई, गाना हिट हुआ, तो कभी भी एसआरके ने एक्नॉलेज नहीं किया। उन्होंने कहा कि सेल्फ रिस्पेक्ट हर किसी की होती है, वो अगर 60 को पहुंचने वाले हैं तो मैं 60 क्रॉस कर चुका हूं, और आपको पता किशोर कुमार साहब के वो बेटे भी हैं। और तो उन्होंने, उनके दोस्तों ने भी आके कहा कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है, तो उन्होंने कहा सेल्फ रिस्पेक्ट चीज़ होती है। उन्होंने कहा कि कोई चाय सर्व करने के लिए जाता तो उसको भी एक्नॉलेज किया जाता है, और लोग करते हैं, ये लोग करते हैं जो इतनी बड़ी चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते कि हमने किसी को आवाज़ दी, हमने किसी के लिए गाना गाया, वो गाना हिट हुआ, फिल्म हिट हुई, उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन तो हमारी होगी। लेकिन अभिजीत जी कहते हैं कि शाहरुख खान अपनी जगह पे है, उसकी अपनी ईगो है, तो मेरी अपनी ईगो है। शाहरुख खान इतना बड़ा स्टार है कि वो इस टाइम ह्यूमन बीइंग के लेवल से आगे निकल चुका है, उसको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता शाहरुख खान को, ये कहना था अभिजीत जी का। तो इस वजह से उन्होंने उनके लिए गाना गाने से इनकार किया, और उन्होंने कहा कि अब मैं जब इस तरह के बंदे को अपनी आवाज़ क्यों दूं जो बंदा इस किस्म का है। तो ये कहना था। अगरचे उन्होंने अपने दूसरे साथी कुलीग से भी कहा कि आप भी गाने ना गाएं उनके लिए, लेकिन सब इन्हीं को आगे करते हैं और खुद तो वो गाते हैं। लेकिन अभिजीत जी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। ये कुछ अमेजिंग फैक्ट थे जो आपके सामने रखने थे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।